Hello everyone. Today this is our 15th session of C programming language, and in previous session we learned about algorithm and flowchart. And now today in this session we are going to learn about control statements in C. हम हमारे इस सेशन में आज देखने वाले हैं कि C के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो इफ वी टॉक अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट, तो देखते हैं हम यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो अगर हम यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. कंट्रोल स्टेटमेंट enables us to specify flow of program control. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट enables us to specify the, है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? enable करता है us to specify. क्या स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ करता है या enable करता है? the flow of program control. प्रोग्राम के फ्लो के कंट्रोल को स्पेसिफाई करने का काम करता है. कौन? यहाँ पर आपके सी के कंट्रोल स्टेटमेंट्स. अगर हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर आपके प्रोग्राम के फ्लो के कंट्रोल को, है ना, या ऐसा बोल सकते हो फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल को मैनेज करने के लिए क्या यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कुछ टाइप्स है क्या? तो हाँ, यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज. तो अगर हम बात करते हैं उन टाइप्स की, तो देखते हैं हम यहाँ पर कि वो कौन से 4 टाइप्स होते हैं जो कि सी के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स में होते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले अगर टाइप की हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास में आता है sequential control statement. If we talk about second type, conditional control statement. ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट टाइप की, तो इसके अलावा नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास में स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट. और फाइनली फिर आपके पास में यहाँ पर आता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या मेरे पास में 4 टाइप के क्या होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. और जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट. फिर आपके पास में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. फिर नेक्स्ट है आपके पास में स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड फाइनली आपके पास में लास्ट है क्या? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट देकर रखे हुए हैं ये कैसे क्या वर्क करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की, दैट इज सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की. तो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कि यार सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो से एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने यहाँ पर सिंपली क्रिएट किया एक बॉक्स. मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन 1. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने इसे थोड़ा सा शिफ्ट किया. फिर इफ आई टॉक हियर अबाउट another box, that here I create action 2, and here action 3, राइट. और अगर हम इसके फ्लो की बात करें तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा. एक्शन 1, then control goes to action 2, then control goes to action 3, and finally out of the action 3. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये है क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो. सबसे पहले अगर हम एक्शन 1 की बात करते हैं तो ये एक्शन 1 मतलब क्या होता है? तो एक्शन 1 मतलब सिंपली आपका इनपुट. एक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन 2 सिंपली आपका प्रोसेस. और एक्शन 3 की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन 3 सिंपली आपका क्या हो जाता है? आउटपुट. अगर हम बात करते हैं सिक्वेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब ये क्या करेगा? आपके जो स्टेटमेंट्स है उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल करता है कि यार यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा. तो अगर हम बात करते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार यहाँ पर सबसे पहले आती है आपके पास में एक्शन 1,
देन एक्शन 2, देन एक्शन 3। अब यहाँ पर एक्शन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनपुट, एक्शन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका प्रोसेस, और एक्शन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर आपका आउटपुट। अगर हम बात करें कि अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट करे हैं, लाइक आपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्रिएट किया है, आपने एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्रिएट किया है, अगर आपने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर किया है, तो अब ये जितने भी प्रोग्राम्स आपने करे हैं सिंपली फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन वाले प्रोग्राम्स, वो सारे ही प्रोग्राम्स किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, आपके सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, इनपुट के केस में मैंने बोला मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो मेरे पास में इनपुट क्या होगा यहाँ पर, P इंटू आर इंटू टी। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में प्रोसेस में आप सिंपली लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप लिखोगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 100, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है ये तो मैंने ऐसा लिख लिया, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट, इनपुट में मैंने P इंटू आर इंटू टी, या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ प्रिंसिपल रेट और टाइम यूजर से गेट किया है। आफ्टर दैट इन प्रोसेस स्टेप है ना, प्रोसेस एक्शन है ना, हियर we simply implement a formula that is simple interest equals to P into R into T divided by 100, and finally we get the output, and that output is simple interest। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली आपका सीक्वेंस में चला है। सीक्वेंस मतलब कि पहले आपने इनपुट ही गेट किया है, फिर आपने प्रोसेस ही किया है, और उसके बाद में आपको आपका आउटपुट मिला है। तो अभी तक के आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, है ना, अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं, वो सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपके, तो वो सारे प्रोग्राम्स आपके सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अलावा, तो अब इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की, कि यहाँ पर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की, कि अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम इसे भी क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में। अब यहाँ पर हम इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम वो देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से ये सारी चीजें रिमूव कर दी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में आता है सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, फिर इफ स्टेटमेंट के बाद में आपके पास में आता है यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इसके बाद में आपके पास में आता है यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और फाइनली यहाँ पर आपके पास में आता है एल्स इफ लेटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, फिर दिख रहा है आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आपको दिख रहा है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर दिख रहा है आपको एल्स इफ लेटर। तो अगर हम बात करते हैं ये किसके अंडर में है, तो ये आपके कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर में है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर ये मैंने ऐसा तो बोल दिया है कि यार कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही आपका इफ आता है, फिर इफ एल्स आता है, फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, और फाइनली आपके पास में यहाँ पर एल्स इफ लेटर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वन बाय वन कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर एल्स इफ लेटर क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का हम सिंटेक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपली सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के सिंटेक्स की, कि इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, देन इन दैट केस आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले आपने यहाँ लिखा है इफ के बाद में आप यहाँ लिखोगे कंडीशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंडीशन की, अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिलने के बाद में आपने यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं 1 to n स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के सिंटेक्स की, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इफ, और इफ के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर कंडीशन। अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंडीशन की, कि अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, एंट्री।
अब अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलती है तो एंट्री मिलने के बाद में मेरे जितने भी स्टेटमेंट्स इफ के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मेरे एग्जीक्यूट होंगे। अब अगर वो सारे स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट होते हैं तो एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर मेरा कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट इफ आई से दैट कि अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स, जैसा कि आपने देखा कंडीशन ट्रू होने पर आपको एंट्री मिली है, बट अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं हमारी कंडीशन फॉल्स होने के केस में, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये जो आपका कंट्रोल है, ये जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है वो डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आपके इफ स्टेटमेंट के बाहर। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपली ये होगा कि इफ के अंदर आपके जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। मतलब कि अगर कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर आपका कंट्रोल जो है डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट को स्किप करते हुए डायरेक्टली इफ के बाहर आ जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पर एग्जांपल से समझे कि इसको प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाकर। लेकिन इसके भी पहले सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इफ स्टेटमेंट का यूज करना ही क्यों, अभी तक आप प्रोग्रामिंग जो कर रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? तो हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं सिंपली सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अगर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, तब उस केस में ऐसा हो रहा था कि यार यूजर अगर यहाँ पर 1 वैल्यू भी एंटर करता है तो 1 के केस में भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार मिनिमम 500 तो मेरा अमाउंट हो, ताकि या 500 तो मेरा प्रिंसिपल हो, ताकि मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकूँ। अदरवाइज अगर 500 से कम है तो मैं उसे बोलूँ कि यार वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट कर सकता है। तो अगर मुझे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है, मुझे यहाँ पर अगर इनपुट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि यहाँ पर अगर इनपुट इस स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ही टास्क परफॉर्म हो, अदरवाइज नहीं, तो उस केस में यहाँ पर आप किस पर जाते हो या किस अप्रोच को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अप्रोच को फॉलो करते हो। तो अगर हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टर्बो C7 दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पर टर्बो C7 की बात करें तो टर्बो C7 के केस में अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सिंपली कंसेप्ट बताना है किसका, मुझे यहाँ पर कंसेप्ट बताना है इफ स्टेटमेंट का। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया प्रोग्राम showing the concept of if स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट की, तो अब यहाँ पर होगा क्या, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, stdio.h। अब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हैश इंक्लूड, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया conio.h। अब इसके बाद में क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा void main। और अब अगर हम बात करते हैं void main के अंदर फिर आएगा क्या, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैंने clr str लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया get ch। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है ए और बी। मैंने यहाँ पे यूजर से 2 वैल्यूज गेट करी है ना, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पर सिंपली अभी 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। अब ये 2 वेरिएबल्स जो मैंने डिक्लेयर करे हैं इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पर यूजर से गेट करूंगा। तो वैल्यूज गेट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, मैंने लिखा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, %d और कॉमा करके अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, m%a, m%b। आपने यहाँ पर यूजर से 2 वैल्यूज गेट कर ली। अब 2 वैल्यूज गेट करने के बाद में अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आप सिंपली इंप्लीमेंट करोगे आपके इफ स्टेटमेंट को। और इफ स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने लिखा है इफ, और इफ के अंदर आपने यहाँ पर कंडीशन पुट कर दी कि इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कंडीशन पुट कर दी है कि a इज ग्रेटर देन b। अब अगर यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b होता है तो अब इस केस में आप लिखोगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है %d इज ग्रेटर, लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने कर दिया है a। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसे रन कर देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हुआ, मैंने एंटर किया 67, मैंने एंटर करा 65, मैंने एंटर किया, मुझे मिल गया 67 इज ग्रेटर। ओके, बट इफ आई गिव द आउटपुट हियर लाइक 6 एंड 89, ठीक है, अब मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिला है क्या,
मैंने यहाँ पर इनपुट क्या दिया है, मैंने यहाँ पर इनपुट दिया है 6 और 89। अब मुझे यहाँ पर अगर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट मिला है क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने यहाँ पर जो कंडीशन पुट करी थी वो सिर्फ इस केस में पुट करी थी कि अगर a ग्रेटर देन b होता है तो ही आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट। तो फिर अब क्या? तो मैंने बोला क्या, ठीक है मैं एक और इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया कि अगर a इज लेस देन b, if a is less than b, then in that case here I print परसेंट d is greater, लाइन चेंज और कॉमा करके मैंने क्या प्रिंट करवा दिया है b। अब अगर हम बात करते हैं कि यार जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपने फर्स्ट इफ के अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज आपने नहीं करे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, अगर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट आ रहा है तो उस केस में आप कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइड बाय साइड में एक और कंडीशन यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ, क्या, इफ a इक्वल्स टू b। तो अब इस केस में यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पर सिंपली लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में अब आप यहाँ क्या कर दोगे, आपने सिंपली लिख दिया बोथ आर इक्वल। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा, मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव किया, जैसा कि आपके सामने आपका प्रोग्राम दिख रहा है। अब इसे हम कंपाइल और रन करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपने जब इसे कंपाइल और रन किया है तो आपसे ये पूछ रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मैंने सिंपली यहाँ पर एंटर कर दिया 67 और मैंने फिर से यहाँ पर एंटर कर दिया है 67। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, बोथ आर इक्वल। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ एंटर कर देता हूँ लाइक कि मैंने करा 67 और मैंने कर दिया 456, तो इस केस में पहले हमारे पास में क्या हो रहा था, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मुझे मिल रहा है यहाँ पर 456 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने मल्टीपल टाइम्स इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन सही है तो ठीक है आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया, अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली बाहर आ गया उतने स्टेटमेंट को स्किप करते हुए। फिर आपने देखा इफ ए इज लेस देन बी, और फिर आपने देखा इफ ए इक्वल्स टू बी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, अगर आपको आपके इनपुट पर कोई कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, कोई लिमिटेशन लगाने हैं, या इनपुट पर आपको कुछ चेकिंग्स परफॉर्म करना है कि अगर इनपुट ऐसा होता है तो ऐसा टास्क परफॉर्म हो, या ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तब जाकर फिर ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में यहाँ पर आप इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, चलो ठीक है ये तो मैंने ऐसा बोल दिया कि यार ये मेरा इफ स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था क्या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी होता है। तो फिर वो इफ एल्स स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट, जब मेरे पास में यहाँ पर मेरा इफ ही सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इफ एल्स की, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर इफ का कुछ ड्रॉबैक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपके सामने प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट का, तो इसमें क्या ड्रॉबैक है, तो इसका सिंपली ये ड्रॉबैक है कि यार यहाँ पर तो मैंने अभी सिर्फ 3 कंडीशंस पुट करी है। इफ आई पुट हियर 100 कंडीशंस, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 100 इफ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ और अगर मेरा यहाँ पर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट ही सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर भी यहाँ पर रिमेनिंग आपके जितने भी इफ रहेंगे है ना, तो सारे इफ की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, चेक होगी। तो इसका मतलब क्या, कि अगर एक इफ भी मेरा सही हो जाता है, फर्स्ट इफ भी मेरा सही हो जाता है, तो रिमेनिंग 99 टाइम्स मेरी यहाँ पर कंडीशंस अननेसेसरीली क्या होगी, चेक होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करवानी है कि अगर मेरी कंडीशन सही है तो ठीक है मुझे एंटर मिले, और इफ माय कंडीशन इज फॉल्स देन इन दैट केस एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में यहाँ पर अब आप इफ को रिप्लेस कर देते हो इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इफ एल्स का भी कोई सिंटैक्स है क्या, तो हाँ यहाँ पर आपके पास में इफ एल्स का भी सिंटैक्स है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इफ एल्स का सिंटैक्स, अब इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर, हियर आई राइट इफ एल्स सिंटैक्स। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इफ एल्स के सिंटैक्स की, तो इफ एल्स के केस में अब आप क्या बोलोगे, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, आपके पास में है इफ के बाद में आपने यहाँ पे लिखा है कंडीशन, और कंडीशन के बाद में अब आपने यहाँ पे क्या करा है, तो कंडीशन के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटमेंट 1 to n। यहाँ पर 1 to n आपके स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, और फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने लिख दिया है एल्स, और एल्स के अंदर फिर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एल्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो एल्स के अंदर आपने लिख दिया है स्टेटमेंट 1 to n। अब अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो अब इस केस में होगा क्या, तो अब सेम इस केस में भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड होती है, अगर कंडीशन आपकी क्या होती है यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, तो एंट्री मिलने पर यहाँ पर आपका जो ये इफ का ब्लॉक है
ठीक है ना, ये पूरा ब्लॉक आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो इस इफ के अंदर जितने स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, सिंपली फॉल्स हो जाती है, तो अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है तो उस केस में क्या होगा, तो जो आपका कंट्रोल रहेगा, जो आपका कंट्रोल रहेगा तब वो कहाँ आएगा यहाँ पर। तो अगर मैंने बोला कि अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलूंगा कि मेरा कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, एल्स पर। और अगर मेरा कंट्रोल एल्स पर जाता है तो फिर एल्स के अंदर यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स आपको देकर रखे हुए हैं 1 to n, तो यहाँ पर मेरे एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इफ के अंदर एंट्री मिलेगी, और इफ के अंदर एंट्री मिलने के बाद में मेरे पास में यहाँ पर जो 1 to n जितने भी स्टेटमेंट्स है इफ के अंदर वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। उस केस में यहाँ पर एल्स का एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स, तो उस केस में क्या होगा, मेरा कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, एल्स पर, और एल्स के अंदर जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और वो सारे स्टेटमेंट अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो एल्स के अंदर के स्टेटमेंट 1 to n यहाँ पर टास्क अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार ऐसी कोई सिचुएशन है, तो अब देखता हूँ मैं यहाँ पर कैसा क्या इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर हमारे टर्बो C7 पर, हम यहाँ पर आ गए, हम हमारे प्रोग्राम को सेव एस कर लेते हैं, सेव एस। और सेव एस करने के बाद में मैंने यहाँ करा सी यूनिट प्रो, और यहाँ पर ये जैसा कि आपने देखा है कि आपका प्रोग्राम अभी 20th नंबर का था, आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया proc 21, राइट, आपने एंटर किया। अब यहाँ पर आप क्या शो करेंगे, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब अगर मुझे यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट देखना है, तो अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट हम यहाँ पर कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, सबसे पहले तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया प्रोग्राम का, जिसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ रखा है CLR SCR और अपना गेट CH। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है इंट एज। यहाँ पर मैंने सिंपली अपना एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली वो जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसकी वैल्यू मैं यूजर से गेट करूंगा। अब मुझे वैल्यू यूजर से गेट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एंटर एज। अब यहाँ पर आपने जो एंटर एज लिखा है और ये जो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, ये सिंपली यूजर को स्पून फीडिंग करवाने के लिए आप लिखते हो कि अगर आप प्रिंट एफ नहीं भी लिखो तो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल पे गेट कर सकते हो। बट अगर आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये पता ही नहीं चलेगा कि यार आपको एंटर क्या करना है, तो उस केस में आपका जो यूजर है, ठीक है ना, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर यूजर को स्पून फीडिंग करवाने के लिए सिंपली अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनएफ के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है %d, और %d के बाद में मैंने लिख दिया है m%h, राइट। अब अगर हम बात करते हैं अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर यहाँ पर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होती है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने आकर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एलिजिबल टू वोट। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पर ऐसा बोला है कि अगर एज 18 या 18 से ग्रेटर नहीं होती है, तो फिर उस केस में क्या, तो उस केस में आप ऐसा बोलोगे नॉट एलिजिबल टू वोट। हमने सिंपली ऐसा लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने सिंपली ऐसा लिखा है कि इफ age is greater than equals to 18, then in that case you are going to print eligible to vote, and if age is not greater than or equals to 18, then in that case you are going to print not eligible to vote। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में मैं इसे यहाँ पर कंपाइल और रन करता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल और रन करने की कोशिश करी, तो कंपाइल और रन करने पर यहाँ पर मुझे क्या लिखा हुआ है, एंटर एज। ठीक है, हमने यहाँ पर एंटर की एंटर में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, वो हम यहाँ पर अभी करेक्ट कर लेंगे। मैंने सिंपली लिखा 67, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर एज। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर फिर से सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने इसे फिर से रन किया। मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है 12, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपली हमारा एज की, मैंने लिखा 18, तो यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर फिर से लिखते हैं 68, तो उस केस में क्या मिलेगा, एलिजिबल टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सिंपली कंसेप्ट देखा है इफ एल्स स्टेटमेंट का।
अब ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें आपने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले ये चेक करा आपकी कंडीशन सही है या नहीं। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर सही होती है, इफ है ना एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एक ही कंडीशन आपको चेक करना थी। अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई है, और एंट्री मिलने के बाद में आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, एलिजिबल टू वोट। और अगर यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में डायरेक्टली आप क्या प्रिंट करवा देंगे, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जो कंसेप्ट देखा है वो कंसेप्ट किसका था, आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो सेम आप ऐसा कर सकते हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो इस केस में आप क्या बोल दोगे कि अगर ए बड़ा है बी से तो आप प्रिंट कर दोगे ए इज ग्रेटर, एल्स आप क्या प्रिंट कर दोगे यहाँ पर, बी इज ग्रेटर। तो देखते हैं हम यहाँ पर, मैं फाइल पर आया, मैंने इसे सेव एज किया। सेव एज करने के बाद में मैंने यहाँ पर सी यूनिप्रो, और यहाँ अगर अपने प्रोग्राम को सेव किया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, प्रॉग 22। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिख दिया है ए कॉमा बी। अब मैं यहाँ पर यूजर को क्या बोलूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली यूजर को बोला है कि एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर यूजर से दो वैल्यूज गेट करी है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, m%a, m%b। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि वेदर a इज ग्रेटर देन b और नॉट। आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया इफ a इज ग्रेटर देन b, देन इन दैट केस प्रिंट %d इज ग्रेटर। ठीक है, एंड हियर आई राइट कॉमा a, एल्स आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है %d इज ग्रेटर, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, कॉमा करके आपने लगा दिया है बी। अब इस केस में क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखना, आपने सिंपली ऐसा बोला है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो %d इज ग्रेटर, मतलब ए इज ग्रेटर। एल्स अगर ए बड़ा नहीं होता है बी से तो उस केस में आप क्या बोल देंगे, %d इज ग्रेटर, और यहाँ पर आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, बी। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। जब हम इसे यहाँ पे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मैंने सिंपली लिखा 5, मैंने लिखा 6, मुझे आउटपुट मिल गया 6 इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसा कुछ करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 54, और मैंने यहाँ पर एंटर करा है 34, और अब मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मुझे मिल गया 54 इज ग्रेटर, राइट। बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यूजर यहाँ पे जब वैल्यूज एंटर करेगा तो उसने यहाँ पर एंटर किया फर्स्ट नंबर A5, सेकेंड नंबर B5। तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि वेदर 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या 5 बड़ा है क्या 5 से, तो नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, 5 बड़ा नहीं है 5 से क्योंकि वो तो इक्वल है। बट स्टिल यहाँ पर कंट्रोल आपका एल्स में जाएगा और वो क्या प्रिंट कर देगा, 5 इज ग्रेटर। तो क्या यहाँ पर ये सही है क्या, नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम सिंपली इफ एल्स का यूज करते हैं तो इफ एल्स के केस में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर सकते हैं। बट इफ आई वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस देन व्हाट आई नीड टू डू, है ना, मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट लगेगी अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। तो अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो उस केस में फिर यहाँ पर आपके पास में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली इफ के बाद में हम इफ एल्स पर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है तो उस केस में मैंने इफ को रिप्लेस कर दिया इफ एल्स से। क्योंकि इफ के अंदर क्या हो रहा था, इफ के अंदर अगर आपने मल्टीपल इफ लिखे हुए हैं तो उस केस में आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने पर भी रिमेनिंग कंडीशन चेक हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम को ओवरलैप करते हुए इफ एल्स आया कि यार सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है तो इफ लिख दो, और नहीं तो आपका कंट्रोल चले जाएगा एल्स पर। बट अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में यहाँ पर अब हम इफ एल्स को रिप्लेस कर देंगे नेस्टेड इफ एल्स से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स की, यार ये नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, तो फिर अब यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने हमारे सेशन में क्या कवर अप किया है, सिंपली कंट्रोल स्टेटमेंट में सिक्वेंशियल के बारे में हमने देखा है, और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर अप किया है। फिर इसके आगे का नेस्टेड इफ एल्स हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।